चिड़िया मिलते ही अंडे लौटा दूंगी। तो ऐसा है, मेरी बात नहीं मानोगी। किंग कोबरा सांप स्वर्ण जलपरी को हमला करने जाता है और स्वर्ण जलपरी खुद को बचाने के लिए नदी में तैरते हुए भागने लगी। क्या बात है टूनी चिड़िया, आज इतनी मीठी आवाज में गा रही हो? जरूर कोई खुशी की खबर है। अरे स्वर्ण जलपरी आप? हाँ दोस्त, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने आज 2 अंडे दिए हैं। पहली बार मुझे माँ डाक सुनने को मिलेगा। सच में? ये तो बहुत ही खुशखबरी है। अच्छा, क्या तुम्हारी अंडे मुझे दिखा सकती हो? ये सुनते ही टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने अंडों को चोंच से उठाकर स्वर्ण जलपरी को दिखाती है और टूनी चिड़िया के अंडों को देखकर स्वर्ण जलपरी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अंडों को देखभाल करती है और स्वर्ण जलपरी नदी में तैरती रहती है। लेकिन एक दिन, अरे बाप रे, आसमान तो काले बादल से छा गए हैं। अभी तूफान आने वाला है। जल्दी मुझे नदी के किनारे आश्रय लेना चाहिए। कुछ ही देर में तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बिजली गरजने लगी। जंगल के सारे पेड़ हिलने लगे। तेज हवाओं के कारण नदी में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कितनी भयंकर तूफान है। लहरें इतनी तेज है कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बह जाऊंगी। और सच में स्वर्ण जलपरी अपने आप को संभाल नहीं पाई और तेज धाराओं में वो बहती हुई जाने लगी। तभी अचानक न जाने क्या उड़ते हुए आकर स्वर्ण जलपरी के सिर पर आके गिरता है। अरे बाप रे, लगता है तूफान में टहनियाँ टूटकर मेरे सर पर गिरा है। फिर स्वर्ण जलपरी अपनी सिर से वो चीज हाथ में लेकर देखती है। अरे, ये तो टूनी चिड़िया का घोंसला है। तूफान में पेड़ से टूटकर मेरे सिर पर गिरा है। लेकिन क्या अंडे सुरक्षित हैं? फिर वो अंडे को अच्छे से देखकर कहती है, हाँ, दोनों अंडे ही सुरक्षित हैं। लेकिन टूनी चिड़िया कहाँ है? इस तूफान में वो अपने अंडे को छोड़कर कहाँ चली गई? इसके कुछ देर बाद धीरे धीरे तूफान थम जाता है। स्वर्ण जलपरी टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए नदी के हर किनारे तैरते हुए जाने लगी। टूनी चिड़िया, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? टूनी चिड़िया, जवाब दो। ठीक उसी वक्त नदी किनारे आता है जैकी लोमड़ी। क्या हुआ है जलपरी? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है जैकी लोमड़ी। देखो ना, टूनी चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर गया है। घोंसले में उसके 2 अंडे भी हैं, लेकिन टूनी चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, तो ये बात है। मैं देखता हूँ कि टूनी चिड़िया अभी कहाँ है। वो मिलते ही तुम्हारे बारे में कहूँगा। लेकिन टूनी चिड़िया की ये 2 अंडे मुझे दे सकती हो। वो मिलते ही उसे मैं लौटा दूंगा। नहीं, अंडे मेरे पास सुरक्षित है। तुम बस टूनी चिड़िया का पता लगाकर मुझे खबर दो। ये बात सुनकर चालाक जैकी लोमड़ी थोड़ा नाराज होकर वहाँ से जाते हुए कहता है, वो जलपरी बहुत चालाक है। कहती है कि अंडे मेरे पास सुरक्षित है। अगर वो अंडे मुझे देते तो मेरे पेट में वो अंडे सुरक्षित ही रहता। ये कहते हुए जैकी लोमड़ी वहाँ से चला जाता है और घूम घूम के अपना खाना ढूंढने लगता है। लेकिन इस तरफ जलपरी के ऊपर और एक मुसीबत आ जाता है। उसके सिर पर चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे देखकर किंग कोबरा सांप कहता है, सुनहरी जलपरी, तुम्हारी सिर पर वो किसके घोंसले लेके घूम रही हो? उसमें देख रहा हूँ 2 खूबसूरत अंडे भी है। देखो ना किंग कोबरा, मैं बहुत परेशान हूँ। उस दिन तूफान में टूनी चिड़िया की घोंसला टूटकर गिर गई थी। इस घोंसले में 2 अंडे भी हैं, लेकिन टूनी चिड़िया की कोई खबर नहीं। अच्छा, टूनी चिड़िया की कोई पता नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, वो 2 अंडे मुझे दे दो। मैं ले जाके मेरी पत्नी को देती हूँ। वो अंडे से बच्चे को जन्म दे
दे देगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अंडों का खुद ख्याल रखूंगी। टूनी चिड़िया मिलते ही मैं उसके अंडे लौटा दूंगी। अच्छा, तो ऐसा है, मेरी बात नहीं मानोगी, अभी दे दे। ये कहते हुए किंग कोबरा सांप सरन जलपरी को हमला करने जाता है और सरन जलपरी खुद को बचाने के लिए नदी में तैरते हुए भागने लगी। फिर बहुत दूर जाने के बाद सरन जलपरी नदी किनारे एक झाड़ियों के पीछे छुपकर मन ही मन सोचने लगा कि नहीं, मैं इस तरह से किंग कोबरा से बच नहीं पाऊंगी। मुझे दूसरे कोई रास्ता देखनी ही होगी। ये सोचते ही सरन जलपरी प्रकृति देवी को शरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। क्या हुआ सरन जलपरी, इस वक्त मुझे बुलाया? बताओ मुझे। हे प्रकृति देवी, मैं असहाय होकर आपको याद किया। टूनी चिड़िया के ये 2 अंडे खाने के लिए किंग कोबरा सांप मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद सरन जलपरी प्रकृति देवी को पूरी घटना बताती है और सब कुछ सुन के प्रकृति देवी ने बोली, ठीक है, तुम चिंता मत करो, उस किंग कोबरा को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद किंग कोबरा सांप उनके सामने आते ही प्रकृति देवी अपनी जादुई छड़ी से किंग कोबरा सांप को सबक सिखाते हैं। अरे बाप रे, प्रकृति देवी कहाँ से आ गई? जोर का झटका अरे जोरों से लगा। इसके बाद किंग कोबरा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं चलती हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे फिर से याद करना। ये कहकर प्रकृति देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। सरन जलपरी देखती है कि पास ही नदी का घाट है और वो अपनी जादुई मोती की मदद से रूप बदलकर स्थल भाग पर आ जाती है। पता नहीं ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अब मैं खुद जंगल में जाकर टूनी चिड़िया को ढूंढूंगी। इसके बाद वो टूनी चिड़िया का घोंसला हाथ में लेकर जंगल में टूनी चिड़िया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वो अपने सामने एक खरगोश देखती है। खरगोश, ओ खरगोश, जरा रुक तो जाओ। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं पहचाना। मैं सरन जलपरी हूँ, रूप बदल के स्थल भाग में आई हूँ टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ देखा है, वो तो उस तरफ एक पेड़ के नीचे पड़ी है। वो जंगल में खाना ढूंढने गई थी, लेकिन तेज तूफान में घायल हो गई। ये सुनते ही सरन जलपरी तेजी से उस तरफ जाने लगी और वहाँ पहुँचकर देखा, ये रहा, मिल गया। टूनी चिड़िया, तुम्हारे अंडे मैं नहीं खा सका, जलपरी ने मुझे नहीं दिया, लेकिन तुम अभी मेरे बिल्कुल सामने हो। ये कहकर जैकी लोमड़ी टूनी चिड़िया की तरफ उछल के उसे खाने जाता है और ठीक उसी वक्त सरन जलपरी जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाए लोमड़ी से कहती है, रुक जाओ जैकी लोमड़ी, उस दिन तुमने टूनी चिड़िया के अंडे को खाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे और अब तुम टूनी चिड़िया को ही खाने जा रहे हो। अब ये मजा चखाती हूँ। ये कहते ही सरन जलपरी जैकी लोमड़ी की खूब पिटाई करती है। ये कौन है? कहाँ से आ गया? बचाओ! आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। फिर जैकी लोमड़ी डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सरन जलपरी टूनी चिड़िया के पास जाती है। सरन जलपरी, मैं तुम्हें पहचान गई। मेरे जान बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंडे सुरक्षित नहीं है। किसने कहा टूनी चिड़िया कि तुम्हारे अंडे सुरक्षित नहीं है? ये देखो, तुम्हारी 2 अंडे मेरे पास है और बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद सरन जलपरी टूनी चिड़िया को उसके घोंसले में बिठाती है और कहती है, आज से तुम और तुम्हारे अंडे मेरे पास ही रहोगे जब तक अंडे से तुम्हारे बच्चे नहीं निकल आते। फिर सरन जलपरी टूनी चिड़िया और उसके घोंसले को लेकर नदी में लौट।
की फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से ये सौतेली बेटी, और वो इस सौतेली बेटी के नाम पर ही पूरा जायदाद लिख दिया है। लेकिन ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और तो और उस सौतेली बेटी को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाता है। सुना है जंगल के पास वाले पुराने मंदिर में एक तंत्र साधिका रहती है। कल सुबह मैं उससे मिलने जाऊंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही सोनाली उस तंत्र साधिका के पास जाती है। फिर उसने अपने मन की सारी इच्छा बताती है। मुझे जो चाहिए था वो खुद ही मेरे पास चल के आया है। इस मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। हाँ साधिका माँ, उस लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप कुछ कीजिए माँ, आप कुछ कीजिए। ठीक है, ये ले अनानास का पौधा, इसे घर के पास लगा देना। 2 दिनों में इस पर फल आएगा। मैं एक जहरीला सांप भेजकर उसे जहर से भर दूंगी। फिर वो अनानास नीला पड़ जाएगा और वो नीला अनानास अपनी सौतेली बेटी को खिलाते ही ठीक है तंत्र साधिका माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर सोनाली अनानास का पौधा लेकर घर चली जाती है और वो तंत्र साधिका सोनाली की सौतेली बेटी को अगर पानी में बहा सकूं तो काल नाग को दिया हुआ मेरा वचन पूरा हो जाएगा और वो लड़की नागराज को मिलते ही नागराज मुझे अदृश्य होने की आशीर्वाद देंगे। सोनाली उस अनानास के पौधे को ले आकर अपने घर के पास लगा देती है। 2 दिनों में ही उस पौधे पर फल आता है। तभी एक सांप आके उस फल में बीज भर देता है, जिससे वो अनानास पूरी तरह से नीला हो जाता है। भाग्यवान, तुमने जो अनानास का पौधा लगाया था, देखो उसमें कैसे नीला अनानास आया है। क्या सच में? तो फिर आज दोपहर को उस अनानास को काट के हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है, आज इस अनोखे फल को काटना, खा के देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। उसी दिन दोपहर को सोनाली अनानास को काटती है। भाग्यवान, जल्दी दो, पहले मुझे इसका स्वाद चखना है। अरे आप भी ना, पहले हमारे बेटियों को खाने दो। सबसे पहले तो हमारे बड़े बेटी खाएंगे, फिर छोटे बेटी खाएंगे, फिर तुम्हें मिलेगा, समझे? ले बेटी खा ले। रचना वो नीला अनानास खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। हमारी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया भाग्यवान? इसकी पूरा शरीर ऐसे नीला क्यों पड़ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तुरंत जाकर किसी वैद्य को बुला लाओ। इसके कुछ देर बाद ही वैद्य उनके घर आते हैं और रचना को देखकर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये लड़की जो खाया है उसमें सांप की जहर था। उस जंगल के गहराइयों में एक तंत्र साधिका रहती है, शायद इसे अब वही बचा सकता है। फिर वो बिना देर किए रचना को लेकर तंत्र साधिका के पास जाते हैं। साधिका माँ, मेरी बेटी को अब बचाइए, बचाइए मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो वही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मर जाए और तुम पागल हो जाओ, फिर ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी का हो जाएगा। हे साधिका माँ, मेरी बड़ी बेटी को बचा लीजिए। इस लड़की की शरीर में काल नागिन की जहर है, इसीलिए नीला पड़ गया। तुम लोग इसे बांस की नाव से नदी में बहा दो। और देर मत करो, बेटी को बांस की नाव से नदी में बहा दो, वो जरूर लौट के आएगा। इसके बाद विमल बांस की एक नाव बनाकर रचना को बहा देता है। बहते हुए वो नाव समुंदर में पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त नीलिमा और लालिमा 2 जलपरियां वहां से गुजर रही थी। दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव, लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है, इसे सांप ने काटा है।
हमें बचाना चाहिए। चलो हमारे राज्य में इसे ले जाते हैं। वो रचना को नील सागर की गहराइयों में अपनी मत्स्य राज्य में ले जाकर जादुई शक्ति से रचना को जीवन दान देते हैं और जादुई शक्ति की वजह से रचना पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम हमारे मत्स्य राज्य में हो। तुम्हें कोई सांप ने काटा था और हमने तुम्हें बचाया। तुम लोग जलपरियां हो? मेरे पिताजी तुम्हारी कहानियाँ सुनाते थे। क्या तुम्हारे राज्य मुझे दिखाओगे? ठीक है, चलो। वो दो जलपरियां रचना को पूरे मत्स्य राज्य का सैर करवाती है। मैंने तुम्हारे राज्य के बारे में कई कहानियाँ सुने हैं, लेकिन यहाँ हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? कोई हिल क्यों नहीं रहा है? हमारे राज्य पर एक ताकतवर नागराज ने हमला किया था। उस वक्त हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में गए थे। वो नागराज हमारा लाल और नीला मोती छीनना चाहता है। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए सबको पत्थर बना दिया है। और कभी-कभी वो नागराज हमारे जादुई मोती लेने के लिए यहाँ आता है। तुम लोगों के पास तो जादुई मोती है, तो तुमने उस कालनाग को सजा क्यों नहीं दी? हम उस कालनाग को मार नहीं सकते। हमारी जादुई शक्तियाँ उस पर असर नहीं करती। वो और भी शक्तिशाली है। उसे केवल कोई साधारण मानव कन्या ही मार सकती है, लेकिन अगर वो किसी मानव कन्या का खून पी ले तो उसे मारना होगा। कालनाग तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे मारूंगी? सुनो, आज तुम हमारा जादुई लाल और नीला आंस खा लेना। इससे तुम्हें एक अलौकिक शक्ति मिलेगी, जिससे तुम अपने हाथों से जादुई तरंग बना सकोगी। कालनाग की सारी शक्तियाँ उसके मणि पर छुपा है। तुम उस मणि की तरफ निशाना लगा के जादुई शक्ति से